हेलो स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिका की, तो आपके माइंड में क्या फिगर बनती है? क्या इमेजिन आप करते हैं? एक आइस से भरा हुआ एरिया जहां पे हमारे जो पोलर बियर्स हैं, वॉल्फ है और इस तरह के एनिमल्स घूम रहे हैं। हर जगह आइस ही आइस है, पूरा वाइट एरिया। बट इमेजिन कीजिए अगर ऐसा हो कि उस आर्कटिक रीजन में बिल्कुल भी आइस ना हो, तो वो रीजन कैसा होगा और उस दिन हमारे कितने डिजास्टर हो सकते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, रिसेंटली रिपोर्ट में पता चला है कि हमारा जो आर्कटिक रीजन है उसमें फ्री आइस के डेज भी आने वाले हैं। यानी वहां पे जो आइस का रीजन है वो 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से कम हो जाएगा, जो कि एक अलार्मिंग स्टेज है। जी हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं आइस फ्री आर्कटिक की, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल जीरो आइस है वहां पे। आइस फ्री का मतलब है कि मिनिमम आइस वहां पे प्रेजेंट है। लगभग 16 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का आर्कटिक रीजन, उसमें अगर 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर रीजन से अगर कम में अगर आइस रह जाती है, तो उसको हम बोलते हैं आइस फ्री आर्कटिक। नॉर्मली ये फिनोमिना एक जनरल फिनोमिना है। यानी अगर हम बात करें मार्च के आसपास में, तो मार्च के आसपास यहां पे पीक में आइस लेवल रहती है। यानी सितंबर के एंड से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने में आइस जमना स्टार्ट होती है और मार्च के एंड तक यहां पे पीक लेवल पहुंच जाता है। वहीं पे मार्च के बाद 3 महीने के बाद यहां से यानी लगभग अप्रैल मई से ये हमारी हॉट रीजन यहां पे स्टार्ट हो जाता है और उस हॉट रीजन के अंदर में यानी समर्स आ जाती हैं और फिर ये मेल्ट डाउन करना स्टार्ट हो जाता है और ये सितंबर में ऑलमोस्ट हमारा पूरा का पूरा जो आर्कटिक है वो मेल्ट हो जाता है। बट पूरा आर्कटिक मेल्ट होने का मतलब है मैक्सिमम पार्ट जो है वो वहां पे मेल्ट हो जाता है। लेकिन अभी जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो हमारी आर्कटिक की आइस लगभग नवंबर से मार्च तक के पीरियड में दोबारा से आती थी और मार्च में वो पीक पे लेवल पे रहती थी, वो हर 10 साल में लगभग 12% के रेट से कम हो रही है। यानी पिछले डेकेड में ये 12% हम लूज कर चुके हैं। यानी जो मार्च पीरियड के अंदर में जितनी भी जो आइस रहती थी 10 साल के पीरियड में, अब उसका जो टाइम पीरियड जो हमारा ओवरऑल वॉल्यूम है वो कम हो चुका है। और साइंटिस्ट की माने तो वो ये बोल रहे हैं कि 2027 तक आइस फ्री डेज भी आ सकते हैं। और ये डेज अगर रहे और विशियस साइकिल में अगर ये हो गया, यानी अगर टेम्परेचर और बढ़ता चला गया, तो ये जो डेज है ये बहुत ही लंबे हो सकते हैं। लगभग 2 महीने के ये हमारा पीरियड में आइस फ्री डेज हो सकते हैं। अलार्मिंग स्टेज है बिल्कुल। एक ऐसा रीजन जहां पे लगभग 6 महीने के आसपास में पूरा दिन यानी सनलाइट रहती है, लेकिन फिर भी वहां पे आइस जमती है बिकॉज ऑफ द एल्बिडो। यानी आप सोचिए कितनी ज्यादा वहां पे आइस होगी जिसकी वजह से सनलाइट आने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपको पता होगा कि जो स्नो आइस होती है वो लगभग 90-95% तक जो सनलाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि अगर आर्कटिक की आइस बहुत ज्यादा मेल्ट कर गई, यानी जो कि हर डेकेड में 12% के हिसाब से डिक्लाइन कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ साल बाद ये बिल्कुल भी आइस यहां पे यानी मार्च सीजन में भी यहां पे आइस आपको नहीं मिलेगी और उस दिन हमारी जो सनलाइट है डायरेक्टली कैप्चर होगी हमारी अर्थ के ऊपर में और ओवरऑल हमारे टेम्परेचर को बढ़ा देगी। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से रिसर्च सेंटर है हमारे अर्थ पे। स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया में। अभी जो आर्कटिक फ्री आइस की जो अभी डेज वाली जो बात चल रही है उसमें क्या क्या रिसर्च चल रही है, कब तक ये आइस फ्री डेज होगा और इसके अंदर में जो कौन कौन सी कंट्रीज है जो इस आर्कटिक रीजन में आती हैं, आइए इस चीज को अभी डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट आइस फ्री डे इन द आर्कटिक could come by 2030. Why does it matter? इतना ज्यादा क्यों मैटर करता है? और ये जब हर साल का ही एक फिनोमिना है, यानी कि सितंबर में ये कंप्लीटली आइस फ्री हो जाता है
और मार्च तक ये दोबारा से कंप्लीटली आइस कैप से भर जाता है। तो ये तो हर साल का फिनोमिना है। अब हमें क्यों डरने की जरूरत है? आइस फ्री तो वैसे भी ये हो जाता है, लेकिन मेन चीज है कि मार्च के महीने में जब ये पूरा का पूरा पीक टाइम पे आइस होती है, वो जो है हर डेकेड में 12% कम हो रही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न। और दुनिया भर के साइंटिस्ट परेशान हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल सी लेवल हमारा कुछ मीटर तक बढ़ जाएगा। कुछ मीटर ग्लोबल सी लेवल बढ़ने का मतलब है काफी सारी कंट्रीज फ्लड की चपेट में आ सकती हैं और यानी एक तरीके से आप बोल सकते हैं पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। रिपोर्ट की अगर हम माने तो फर्स्ट आइस फ्री डे होगा इन द आर्कटिक कुड कम बाय 2030 और कुछ ज्योग्राफर्स और साइंटिस्ट का कहना है ये 2030 तक नहीं, ये 27 में ही ये दिन आ सकता है। आर्कटिक सी आइस हैज बीन श्रिंकिंग फॉर डेकेड्स, बहुत डेकेड से श्रिंक कर रही है। आज के टाइम पे जो भी आर्कटिक आइस हम देख पा रहे हैं वो आज से अगर हम कुछ 100 साल पहले की बात करें तो उससे 90% लॉस ऑलरेडी हो चुका है इन फ्यू डेकेड्स। यानी कुछ 100 साल के अंदर में अगर हम देख रहे हैं 90% हम ऑलरेडी लॉस्ट कर चुके हैं। तो जो 10% आइस यहां पे हर साल बनती है वो 10% में से भी हर डेकेड में 12% के हिसाब से यहां पे कम होती जा रही है। यानी एक दिन ऐसा आएगा कि तब दोबारा कभी आइस ही नहीं होगी आर्कटिक रीजन में, लगभग 40-50 साल बाद ये कंडीशन आ सकती है। तो 90% लॉस ऑलरेडी हो चुका है। दिस हैड ऑलरेडी बीन डन बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और उससे ऑलरेडी हो चुका है। और अब के टाइम पे लगभग 10% ही यहां पे आइस बची हुई है, जो कि मार्च टाइम पीरियड में सबसे पीक लेवल पे होती है और सितंबर में ये सारी आइस लूज हो जाती है। लेकिन ये जो मार्च में पीक पे रहती है ये भी हर साल यानी हर 10 साल में 12% के रेट से डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है। यानी आज अगर सपोज कीजिए 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में अगर है तो यानी अगर आप 10 साल बाद देखेंगे तो वहां पे 88 किलोमीटर स्क्वायर में ही बचेगी। उससे आगे अगर हम देखेंगे तो और 12% हमारा ऐसा कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये डिग्रेड होता चला जाएगा। लगभग एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 12.6 ईच डेकेड में ये हो रहा है और लास्ट 40 साल के अंदर में ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखी गई है। हर साल के रेट से इतना कम हो गया है। यानी आज जो हम आइस देख पा रहे हैं वो पुराने 5 या 7 साल की ही आइस है, उससे पहले वाली तो लॉस्ट हो चुकी है। और वो अब जो अभी फ्रेश हमें आइस और दिखाई दे रही है और परमानेंट जो आइस भी दिखाई दे रही है वो सिर्फ 5 से 7 साल पुरानी है ऑलरेडी। यानी 10% जो आइस बची है और ये धीरे धीरे करके भी खत्म हो सकती है। तो हमारा पूरा हैबिटाट जैसे आप देख पा रहे हैं जो टूटे टूटे पीसीज होते हैं ग्लेशियर के, इसी को हम बोलते हैं आइसबर्ग। तो आइसबर्ग के आसपास ये आप देख पा रहे हैं फ्रोजन लेक बन गई है। यहाँ पे जो ग्लेशियर लेक बन चुकी है, यहाँ पे हमारे आपको दिखाई दे रहे हैं जो व्हाइट पांडा यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पे वॉल्फ आपको मिलेंगे, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कैट्स है जो यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे पोलर बियर हमें मिलता है, यहाँ पे वॉलरस मिलता है, यहाँ पे सील मिलता है। यानी टोटल अगर मिलाए तो 10-12 स्पीशीज यहाँ पे मेनली आपको मिलेंगी इस पर्टिकुलर फ्रोजन आइस के पास में। लेकिन अगर ये फ्रोजन आइस धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो बहुत ही ज्यादा यानी डाइवर्सिटी का इफेक्ट पड़ेगा और ये सारी स्पीशीज हो सकता है हम हमेशा हमेशा के लिए खो दें, क्योंकि ये स्पीशीज सिर्फ इसी टेम्परेचर में सरवाइव कर सकती हैं। बात करते हैं न्यूज में क्या है। आर्कटिक ओशन में एक्सपीरियंस इज फर्स्ट आइस फ्री डे बाय 2030 ड्रिवन बाय अनप्रेसिडेंटेड ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशन हर कंट्री कर रही है इतने बहुत फास्ट रेट से। न्यू स्टडी में पता चला है और ये एक बहुत ही अलार्मिंग स्टेज इन्होंने बताया है। 12.6 के रेट से एक कम हो रहा है। अगर पिछले 1500 साल में अगर इसको देखें तो ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हम इसको लूज कर रहे हैं। यानी 12% के साथ आप सोच सकते हैं कि हर 10 साल में अगर 12% लूज करेंगे तो 50 साल बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, 60 साल बाद हमारे पास कुछ भी आइस नहीं होगी। यानी जो एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस होती हैं
तब भी वहां पे आइस नहीं जमेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपको बता दें कि ये पर्टिकुलर रीजन ये है हमारा नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल पे है हमारा आर्कटिक और साउथ पोल पे है हमारा एंटार्क्टिक। सो दिस इज एक्चुअली द नॉर्थ पोल। इस नॉर्थ पोल के अंदर में आप देख पा रहे हैं नॉर्थ पोल का ये पूरा का पूरा एरिया लगभग 70 डिग्री यानी 90 से लेकर 70 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में, नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में ये जो रीजन है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे आर्कटिक रीजन। इस आर्कटिक रीजन में ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये कंप्लीटली फ्रोजन आइस है। यहां पे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्रोजन नहीं है, अब मेल्टेड है। यहाँ पे सी है, यहां पे आप देख पा रहे हैं बेरिंग सी है, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये आइसलैंड है। अगर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो ये है हमारा कनाडा। टोटल 8 कंट्रीज इस आर्कटिक रीजन में आती हैं। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे आइसलैंड है, कनाडा है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, रशिया है और है हमारा यूएसए। तो ये 8 कंट्रीज मिलके ये आर्कटिक रीजन को बनाती है। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि आर्कटिक जो रीजन है, अब ये कंट्रीज क्या कर रही है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा यहां पे राइवलरी भी जनरेट होती हुई दिख रही है। फॉरेन पॉलिसीज में यहाँ पे थोड़ा सा इसका इफेक्ट देखने को मिला है, क्योंकि कुछ सालों से जो हमारा वॉर चल रहा है नाटो और आप बोल सकते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। यानी अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, ये अपनी मिलिटराइजेशन यहां पे बढ़ाते जा रहे हैं, और जितना ज्यादा मिलिटराइजेशन, जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे डेवलप होगा, ये उतने ही फास्ट रेट से डिग्रेड होता चला जाएगा, क्योंकि वो और पॉल्यूशन एमिट करेंगे और उस पॉल्यूशन से ये और ज्यादा फास्ट रेट से होगा। ये आपको बता दें कि इसमें रशिया वाला जो पार्ट है, स्पेशली रशिया वाला जो पार्ट है, ये यहां पे लगभग 53% की कोस्ट लाइन यानी आर्कटिक लाइन को सपोर्ट करता है। यानी रशिया के अंदर में 53% लाइन आती है आर्कटिक लाइन। वहीं पे हमारी 47% बाकी जो नाटो कंट्रीज है और जो दूसरे नेशंस हैं नॉन नाटो, उसके अंदर में ये पड़ती हैं। यानी 7 नेशंस में 47% पार्ट आता है और 53% पार्ट आता है रशिया के अंडर में। अब यहां पे ये दो एक तरीके से वॉर, यहां पे भी सिचुएशन एक तरीके से वर्स्ट होती जा रही है, क्योंकि ये यहां पे भी वॉर करना स्टार्ट कर दिया कि कौन इसको प्रोटेक्ट करेगा या कौन इसके लिए जिम्मेवार है। अब नाटो जो कंट्रीज हैं, स्पेशली जो यूएस लेड है, वो बोल रहे हैं कि रशिया इसके लिए ज्यादा जिम्मेवार है। वहीं पे रशिया बोल रहा है कि हमने तो यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स वगैरह लगाए हुए हैं, हम यहाँ पे इतना रिसर्च कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस यहाँ पे इस एनवायरनमेंट को बचाना है। तो रशिया इन कंट्रीज के ऊपर में ब्लेम लगा रहा है और ये जो कंट्रीज है ये रशिया के ऊपर में ब्लेम लगा रही है। तो यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल टेंशन भी जनरेट होती हुई दिख रही है, जो कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी का एक इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्दर अगर हम इसमें बात करते हैं तो अगर रेट की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो सितंबर का मंथ होता है, यानी जो हमारा स्पेशली नवंबर से लेकर मार्च नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड रहती है और मार्च के एंड तक जो आइस होती है, सी आइस, वो अपने पीक लेवल पे पहुंच जाती है। धीरे धीरे करके जो अप्रैल से लगभग अगर हम बात कर रहे हैं अगस्त तक, अब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और मैक्सिमम पार्ट इस सी आइस का मेल्ट हो जाता है और ये मेल्ट डाउन कंप्लीटली अगस्त एंड तक ये मेल्ट डाउन, या फिर सितंबर के आसपास तक ये ऑलमोस्ट ये एंड हो जाता है, यानी मेल्टिंग इसकी हो जाती है। लेकिन फिर से सितंबर के बाद में फिर से हमारे मंथ्स आएंगे, कोल्ड रीजन आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, धीरे धीरे से फिर से इसके अंदर में आइस आने लग जाती है। तो हम 1980 के डेटा को अगर हम देख रहे हैं, जैसे कि एक और डेटा मैंने आपको दिया यहाँ पे कि हमारा पूरा आर्कटिक का रीजन जो है वो 16 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर रीजन है, यानी पूरे आर्कटिक का एरिया इतना है, जिसमें से आर्कटिक आइस जो है वो ज्यादातर रीजन में है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि आइस फ्री डे का मतलब क्या होगा या फिर आइस फ्री आर्कटिक का क्या मतलब होगा, टेक्निकली अगर हम इसको देखते हैं तो एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसा यानी बोल सकते हैं सीन, जिसके अंदर में
हमारे जो आर्कटिक की आइस का लेवल है वो 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम हो गया, यानी पूरे 16 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, अगर ये जो एरिया है उसमें से 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया से भी कम में अगर आइस रहेगी तो उसको बोला जाएगा आइस फ्री आर्कटिक। तो ये आपको टेक्निकली याद रखना है, क्योंकि प्री में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली यूपीएससी सीएससी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो टेक्निकली ये टर्म जो है इस पे आपको फोकस करना जरूरी है कि उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि आइस फ्री आर्कटिक का क्या मतलब है, जीरो आइस या फिर यहां से लेकर यहां तक आइस। आपको याद रखना है 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम की आइस है तो उसको हम बोलते हैं यहां पे दिस आइस फ्री आर्कटिक। अगर हम देखेंगे तो माइल्स में अगर हम देखना चाहे तो 3,90,000 माइल स्क्वायर। तो ये दोनों ही डेटा एक ही डेटा है, ठीक। अगर आप मिलियन किलोमीटर में लेना चाहते तो इतना, और अगर माइल स्क्वायर में अगर लेना चाहते तो इतना। तो अगर इससे कम लेस देन दिस अगर है तो उसको हम बोलेंगे आर्कटिक फ्री आइस या फिर फ्री आइस आर्कटिक। यानी यहां पे कोई अभी एक तरीके से ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि अब उसको इनएविटेबल कंडीशन है, अब इसको दोबारा से रिट्रीव करना, दोबारा से आइस बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर ये कंडीशन आएगी तो। इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे 1980 में जब हमारा सीजन होता था, जब कम से कम हमारे पास आइस हुआ करती थी, यानी हम बात कर रहे हैं सितंबर के महीने में इतनी आइस होती थी, और वहीं पे हमारे मार्च के महीने में इतनी आइस होती थी। यानी मिनिमम आइस भी हमारा 7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर रहता था, और मैक्सिमम जो है वो 7 को भी क्रॉस करके लगभग 8 के आसपास, यानी 7.5 से 8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो जाता था 1980 में। लेकिन जैसे जैसे हम आप आगे देख पा रहे हैं तो 1990 में देख पा रहे हैं कि जो सितंबर का जो हाल है वहां पे 6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हो गया टोटल हमारा एरिया। आपको याद रखना है 16 मिलियन में से 6 मिलियन पे यहां पे आइस रहती थी। और जब एक तरीके से मार्च वाला टाइम पीरियड आ जाएगा, समर वाला टाइम पीरियड, तो ये मैक्सिमम पहुंच जाता था 7.2 के आसपास। फिर अगर हम और आगे देखते हैं 2020 के आसपास वाले टाइम पीरियड के अंदर में, तो 2020 के टाइम पीरियड में जो हमें मिनिमम आइस दिखाई दे रही है 5.8 5.9 के आसपास में, और जो मैक्सिमम मार्च में हमें दिखाई दे रही है वो 7 से अब कम हो चुकी है 6 पॉइंट समथिंग। यहीं पे अगर हम 2010 के आसपास 2012 के आसपास देख पा रहे हैं तो सितंबर की जो आइस है वो ये है, और जो नेक्स्ट ईयर की जो मार्च की जो आइस होगी वो हमारी ये है। यानी आप ओवरऑल भी देख पा रहे हैं कि जो लेवल ये वाला लेवल हुआ करता था वो लेवल धीरे धीरे यहां पे हो गया है। यानी बहुत ओवरऑल जो हमारी आइस भी है वो जब रिट्रीव होती है हमारे विंटर्स के सीजन में, मार्च के सीजन में, तब भी मैक्सिमम वो वाला जो लेवल है वो ओवरऑल कम होता जा रहा है। और अब का अगर हम डेटा देखेंगे, अगर हम प्रेजेंट डेटा की अगर हम बात करेंगे तो 2021 के आसपास में हमारा 4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से भी कम, यानी लगभग 3.8 के हिसाब से आप लगा सकते हैं, और जो मैक्सिमम रीच हुआ है वो 4.8 के आसपास है। तो आप सोचिए कितने सालों में, यानी 1980 से लेकर और 2020 तक, यानी 40 साल के अंदर में, 4 डेकेड के अंदर में ऑलरेडी हम कितना डिक्लाइन कर चुके हैं अपने मैक्सिमम वैल्यू के अंदर में। तो एक टाइम था जब ये 7 पॉइंट या ये आप बोल सकते हैं 9 के आसपास हुआ करता था, अभी जो मैक्सिमम है 4.8 के आसपास है। तो आप सोचिए अगले 40-50 साल में हमारा जो आर्कटिक आइस है वो परमानेंटली, यानी मैक्सिमम वाला भी परमानेंटली खत्म हो जाएगा, और यहां पे आइस बनना ही बंद हो जाएगी। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली अगर एक बार ये ऐसा स्टार्ट हो गया तो दोबारा से यहाँ पे आइस जमाना, यानी आइस जो वहां पे फ्रीज होती है वो अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब ये जो अभी प्रेजेंट का रेट हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो लोअर यहाँ पे पहुंच चुकी है और धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, बट अब इससे भी कम यहाँ पे इंक्रीज होगा, और इस तरीके से डिक्रीमेंट ये चलता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग स्टेज हमें बता रहा है अकॉर्डिंग टू नासा रिसेंट जो डेटा इन्होंने रिलीज किए हैं।
डेफिनेटली की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो आर्कटिक के ऊपर में अगर हमने जो स्टडी किया है उससे हमें क्या क्या पता चल रहा है। हमने 11 क्लाइमेटिक मॉडल्स, अलग अलग ज्योग्राफर, अलग अलग एक्सपर्ट के साथ में बनाए हैं टू स्टिमुलेट द आर्कटिक आइस कंडीशन फ्रॉम 2023 से लेकर 2100 तक। यानी ये जो है मॉडल के बेसिस पे, यानी हर मिनट में क्या चेंजेस आएंगे उसके बेसिस पे पूरे लगभग 80 साल का मॉडल हमने तैयार कर लिया है, किस रेट से यहां पे आइस कम होगी। और टोटल 366 सिनेरियोज इसके अंदर में, अलग अलग कंडीशंस इसमें लेके एक प्रोजेक्ट, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के अंदर में इसमें काम किया है। और ये रिपोर्ट आई है उससे पता चलता है कि लगभग most simulation indicate that Arctic could experience its first ice-free day within 7 to 20 years। अब से लेकर 7 से 20 साल के बीच में पहला आइस फ्री डे होगा। आइस फ्री डे का मतलब मैंने बताया आपको कि जब भी 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से कम की आइस रह जाएगी, और इससे कितनी भी कम हो सबको हम आइस फ्री डे ही बोलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कितनी कम होगी, क्या वो रिट्रीव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, रिकवर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये टाइम ही बता सकता है। इवन विद ड्रास्टिक कट इन द ग्रीन हाउस गैसेज, यानी जो हम क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, इन सबको, किगाली एग्रीमेंट, इन सबको भी अगर प्रॉपरली फॉलो कर ले, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस को रोका गया है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में, अगर उसको भी अचीव कर ले तब भी ये तो सिचुएशन आनी ही आनी है। नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड मेल्टिंग। मेल्टिंग बढ़ती चली जा रही है। यहां पे फेवरेबल कंडीशंस लाइक यूजुअली वार्म सीजन एंड स्टॉर्मी वेदर कुड रिजल्ट इन एन आइस फ्री डे एज अर्ली एज सितंबर 2027 में ही ये हो सकता है, क्योंकि जिस रेट से मेल्टिंग चल रही है उससे यही आइडिया लगाया जा सकता है, और यही इन्होंने एस्टिमेट किया है। ड्यूरेशन ऑफ आइस फ्री डे, अगर ये एक बार स्टार्ट हुआ तो ये लगभग 53 डेज, यानी 11 से 11 टू 53 डेज के बीच में ये आइस फ्री डेज रह सकते हैं, और हो सकता है उसके बाद रिकवर करे और हो सकता है उसके बाद ना करे। लेकिन डेटा के अकॉर्डिंगली इतना कम से कम दिन यहां पे आइस फ्री डे देखने को मिलेंगे हमें अगले साल, या फिर आप हो सकता है 2027 के अंदर में, यानी लगभग हम बात कर रहे हैं सितंबर के आसपास का टाइम पीरियड। तो की फाइंडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं और कॉन्सेंसस अमंग साइंटिस्ट ने मिलके ये रिपोर्ट तैयार करी है, तो डेफिनेटली कॉन्सेंसस तो होगा ही होगा इसके अंदर में, और एक मत पे ये पहुंचे कि ये इनएविटेबल है, और अगर इसको जीएचजी को भी, एमिशन को अगर हम कम करने की कोशिश करें तब भी ये सिचुएशन शायद आएगी ही आएगी, और इसमें इनएविटेबल कंडीशन है, यानी दोबारा से इसको रिकवर करना यहां पे प्रॉब्लम कर सकता है, वो शायद नहीं हो पाएगा। राइजिंग जीएचजी लेवल, यानी 2023 में माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जीएचजी लेवल था। यहां पे नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज्यादा एमिट हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन बहुत ज्यादा एमिट हुई थी, यानी अभी तक का सबसे ज्यादा जो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है वो 2023 में देखा गया था। तो ऐसे में हमें नहीं लगता कि कंट्रीज एफर्ट डाल रही हैं अपने पॉल्यूशन को कम करने में। इट्स अर्जेंसी फॉर द एक्शन। अगर अभी टाइम नहीं लिया गया तो फिर वो दिन दूर नहीं जब एनिमल्स यहां से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो माइग्रेशन की तो बहुत दूर बात है, वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे यहां पे, और यहां पे कंडीशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर आर्कटिक में अगर लॉस हुआ, यानी पूरी आइस अगर खत्म हो गई, तो आप सोचिएगा अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अर्थ की ओरिएंटेशन तक चेंज हो सकती है, अर्थ की स्पीड जो है वो भी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफर्स। डेफिनेटली आप जानते होंगे कि जो अर्थ है हमारा वो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ऐसा क्यों है? ये पहले 0 पे हुआ करता था, कोई एक बड़ा सा मास इससे टकराया, टकराने के बाद अब ये 23.5 डिग्री पे टिल्ट हो गया, तो ये वापस से अपनी 0 डिग्री पे क्यों नहीं आया, जबकि ज्यादातर चीजें अपने सैचुरेशन पॉइंट में, अपने जो ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहती है। तो इसका मेन रीजन है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मासेस। हमारी अर्थ के ऊपर में अनडिस्ट्रीब्यूटेड मासेस है, जिसकी वजह से परमानेंटली यहां पे शिफ्ट हो गया है।
लेकिन अगर जो ऊपर की तरफ आइस और नीचे की तरफ आइस जो है वो मेल्ट होके सेंटर की तरफ में सी लेवल में आ जाएगी तो डेफिनेटली ओरिएंटेशन चेंज भी होने के चांसेस है और इससे हमारे जो ग्लोबल जो डे का टाइम पीरियड है 2356 मिनट्स वो जो है टाइम पीरियड भी हमारा चेंज हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा यहां पे फ्लड भी आ सकता है क्योंकि अगर इस तरह का हुआ तो हमारी स्पीड अगर इंक्रीज डिक्रीज हुई तो हमारा जो वाटर है बहुत फास्ट रेट से मूव करेगा और ये वो कंडीशन है जब हमारा जो सी लेवल है एक्सपेक्टेड है कि 5 से 6 मीटर तक बढ़ सकता है। तो इमेजिन करो एक सिचुएशन 5 से 6 मीटर हमारा सी लेवल बढ़ चुका है, काफी सारी कंट्रीज जो हैं वो उसके अंदर में सिंक हो चुकी हैं, ड्रॉन डाउन है उसमें और अब इस कंडीशन में और ज्यादा फ्लड आ रहे हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है और जो हाई एल्टीट्यूड पे रहती कंट्रीज हैं वो वाली कंट्रीज पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। तो ये जो हमें एक बहुत छोटे सा चीजें लग रही है वो रियलिटी में एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग स्टेज हमें बता रहा है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी अगर इसको नहीं हैंडल किया गया तो फ्यूचर में फिर हमें टाइम भी शायद हमें नेचर नहीं देगा कि हम वापस से इसको रिट्रीव कर पाए, वापस से इसको रिकवर कर पाए। तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं आइस फ्री आर्कटिक से, इसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया तो जैसे कि आप जानते हैं कि लगभग 90% जो सनलाइट होती है वो रिवर्ट बैक हो जाती है बिकॉज ऑफ द एल्बीडो। तो सनलाइट जो है वो जो आइस है, स्नो आइस, वो लगभग 90% की सनलाइट को वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो सारी की सारी सनलाइट हमारे अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाएगी और जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये एब्जॉर्प्शन वाला जो ये है ये पानी में जाएगा और पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओशियन जो करंट है ओवरऑल जो है उसके अंदर में पानी का टेम्परेचर ओवरऑल करंट में बढ़ जाएगा। इससे बहुत बड़े बड़े रेनफॉल, साइक्लोन, फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन जनरेट हो सकती है। एक्सरबेट द क्लाइमेट चेंजेस, इट इज क्रूशियल रोल। यहां पे हमें एल्बीडो का जो इफेक्ट मैंने आपको बताया, यानी अगर ये नहीं रहेगा तो आप सोचिए जो 90% जो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है वो अब अर्थ रिसीव करने लग जाएगी और ये रिसीव होने के बाद कहां जाएगी, एयर के अंदर में या फिर पानी के अंदर में, और ओवरऑल हमारी जो वार्मिंग है उसको मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगी। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली जो हमारा जो अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो हमारा जो ग्रोथ रेट है यानी एक तरीके से टेम्परेचर ग्रोथ रेट है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी एक साल में अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो अभी एक साल में 4 डिग्री सेल्सियस ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सी लेवल डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और ऐसा माना जाता है कि अगर ग्रीनलैंड अगर पूरा उसकी आइस शीट खत्म हो गई तो सिर्फ ग्रीनलैंड की अगर आइस खत्म हो जाए और वो सी लेवल बढ़ा दे तो लगभग 6 मीटर की हाइट तक का हमारा सी लेवल बढ़ सकता है। वेदर कंडीशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो सकते हैं, स्पेशली जो मिड लैटिट्यूड्स में जो कंट्रीज रहती हैं वहां पे बहुत ही फ्रीक्वेंट हमें वेदर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, साइक्लोन्स भी आ सकते हैं और हमारे यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं फ्लड भी आ सकते हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल हो सकती है, स्टॉर्म्स आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन यहाँ पे जनरेट होती दिख रही है। हैबिटाट का लॉस हो सकता है, इस तरह से वॉल्फ और जो हमें आउल दिखाई देते हैं और पोलर बेयर, वॉल्फ, सील दिखाई देते हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो सकते हैं। इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। परमाफ्रॉस्ट यानी परमानेंटली फ्रोजन आइस, आपको पता होगा कि अगर जहां पे भी आइस होता है उसके नीचे एक सॉइल होती है, तो सॉइल प्लस आइस को मिक्सचर अगर हम कर दें तो उसी को हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट, परमानेंटली फ्रोजन आइस, जो कि सॉइल के साथ कई बार मिक्स हो जाती है। अगर ये मेल्ट डाउन हुआ तो इसके अंदर में जो इसके अंदर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो भी धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि वो एक लेयर की तरह काम करते हैं। उसके अंदर में बुरोवर्स रहते हैं, अंदर उसके होल करके बुरोवर्स रहते हैं। अगर ये ही मेल्ट कर जाएगी तो बुरोवर्स कहां पे होल करेंगे और वो कहां पे वो एक तरीके से अपने आप को हाइबरनेट कंडीशन में डाल पाएंगे। डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा इंडिजीनियस कम्युनिटीज के ऊपर में, जो हर्डर्स होते हैं, एनिमल हर्डर्स होते हैं,
इनके ऊपर में हंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डैमेज होने के चांसेस है, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया 8 कंट्रीज इस रीजन पे रहती हैं, वो 8 कंट्रीज के नीचे वाले और आसपास वाले रीजन में परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट जैसे ही खत्म होगा तो डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है, और जो हमारे ऊपर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके नीचे जो हमारी आइस है अगर वो मेल्ट कर गई, यानी अगर सपोज कीजिए ये हमारा सरफेस है और यहां पे हमने कोई घर बनाया हुआ है और इसके अंदर में जो ग्राउंड वाटर के साथ में यहां पे सॉइल के साथ मिलके, यानी ग्राउंड वाटर प्लस सॉइल, इसी को हम बोल रहे हैं यहां पे परमाफ्रॉस्ट। अगर ये मेल्ट डाउन हो गया तो मेल्ट डाउन होने के बाद ये सारा यहां से गायब और इसके नीचे का बेस खत्म हो जाएगा और ये बिल्डिंग जो है नीचे कोलैप्स हो सकती है। तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो है वो परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग की वजह से, यानी सरफेस के नीचे जो आइस मेल्ट हो गई है ग्राउंड वाटर की वजह से और सीपेज ऑफ वाटर की वजह से, वो जो है अगर मेल्ट डाउन हो जाती है तो सारी बिल्डिंग से कोलैप्स कर सकती है। मिनटों में ये सारी की सारी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हैं इफेक्ट होगा और राइजिंग सी लेवल से बहुत सारी स्पीशीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। अब इसके लिए हम इसको मिटिगेट करने के लिए डेफिनेटली इस इफेक्ट को हम कम नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, लेकिन उसके इंपैक्ट को कम करने के लिए कुछ कोशिश जरूर की जा सकती है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हम रोक सकते हैं, अभी एटलीस्ट हम इसको अपने पेस लेवल यानी मैक्सिमम लेवल पे, वॉर लेवल पे इसको हमें लेना पड़ेगा। पेरिस अकॉर्ड जो है उसको एक तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करें, जिसमें हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक एक्सटीड करने का सिर्फ एक तरीके से प्रण लिया है। उसको अगर हम अचीव कर लें तो डेफिनेटली कुछ इफेक्ट मिलेगा। कंजर्वेशन इफेक्ट जो है एफर्ट्स हमें डालने चाहिए, स्पेशली आर्कटिक रीजन के अंदर में ज्यादा जो मिलिटराइजेशन है, डिफेंस है, न्यूक्लियर टेस्टिंग है, इस तरह की चीजों को हमें वहां पे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल जो वॉर हैं उसकी वजह से लग रहा है कि यहां पे भी धीरे धीरे हो सकता है कि अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए जो कंट्रीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के डेवलपमेंट भी करने लग जाए, और इस तरह के हो सकता है न्यूक्लियर टेस्ट भी कोई कंट्री करे, तो यहां पे बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सस्टेनेबिलिटी अगर होगा, रेजिलिएंट, हमें एक तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पे डेवलप कर लेना चाहिए। और जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में ऐसा बोला गया है कि अगर हम इस आर्कटिक आइस के ऊपर में एक बहुत बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स अगर लगा दें, या तो सरफेस के ऊपर में या कुछ मीटर्स ऊपर में, यानी सरफेस के ऊपर में मिरर जैसे सरफेस के ऊपर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर जो है, या फिर सोलर पैनल जैसे स्ट्रक्चर जो है वो लगा दिए जाए, सोलर एनर्जी भी रिसीव करेगा और नीचे वाली जो आइस है वो भी मेल्ट नहीं होगी और यहां पे एल्बिडो जैसा ही इफेक्ट हो जाएगा। तो सोलर एनर्जी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से जियो इंजीनियरिंग यहां पे की जा सकती है और एक्सप्लोरेटिंग इनोवेटिव मेथड सच एज आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग एल्बिडो और फ्रीजिंग आर्कटिक इफेक्ट, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। हमें डायमंड जैसे इंजेक्शन भी हो सकता लगाने पड़ जाए, लेकिन वो हमारे मेनली एटमॉस्फेयर में अपर लगाए जाएंगे और ये जो है हमारे सरफेस के पास में कुछ रिफ्लेक्टर्स लगाए जाएंगे ताकि सनलाइट जो है ऊपर से ही रिफ्लेक्ट कर जाए और ये मेल्ट ना हो पाए। बट डेफिनेटली एक बहुत बड़े रीजन में हमें ये करना है। लगभग आप इमेजिन कीजिए 4 से 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये चीज करना ऑलमोस्ट यानी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अल्टीमेट लास्ट रिजॉर्ट हमारा ये चीजें हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं। बात करते हैं कि इंडिया ने भी इसमें रिसर्च किया है, इंडिया भी इस पे रिसर्च कर रहा है। रिसेंटली अगर हम बात करें 2008 के अंदर में भी इंडिया ने भी यहाँ पे इंडिया अपने साइंटिस्ट को भेजा था, स्पेशली नॉर्वे के इस आइलैंड के ऊपर में हमने एक स्टेशन भी लगाया हुआ है, हिमाद्री। आप देख पा रहे हैं ये हमारा ग्रीनलैंड, ये हमारा स्वीडन, ये हमारा नॉर्वे। तो ये नॉर्वे के ऊपर नॉर्वे रीजन के अंदर में जो आर्कटिक रीजन में आता है, यानी जो पूरा रीजन माने तो ये आर्कटिक है इससे ऊपर वाला। तो यहां पे हमारा स्टेशन है जो कि हमने अगर नॉर्थ पोल से कंसीडर करें, नॉर्थ पोल से लगभग 1200 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और यहां पे हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं और डीप रिसर्च यहाँ पे आर्कटिक ग्लेशियर मेल्टिंग
और इन सब के ऊपर में हो रही है, प्लस में यहाँ की जो स्पीशीज है उसको किस तरीके से बचाया जाए, उन सब चीजों के ऊपर में हम रिसर्च कर रहे हैं। इस तरह का हमारा स्टेशन है यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर में, और बड़े बड़े यहाँ पे आसपास में हमने रडार सिस्टम लगाए हुए हैं जिससे हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं कि किस रेट से आइस मेल्टिंग हो रही है, किस रेट से डिग्रेडेशन हो रहा है, इसको रिट्रीव कैसे किया जाए, इसको रिकवर कैसे किया जाए। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देख रहे हैं तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने बताया, रशिया और दूसरे जो नाटो नॉन नाटो जो रीजन्स हैं वहां पे एक तरीके से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, अपने अपने प्रेजेंस को यहां पे ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एट प्रेजेंट इस पूरे आर्कटिक रीजन के अंदर में, यानी अगर हम बात करेंगे तो 42,38,000 टोटल पॉपुलेशन रहती है, यानी इन 8 कंट्रीज की टॉप मोस्ट एल्टीट्यूड्स लैटिट्यूड्स के अंदर में जो कंट्रीज रहती हैं उसमें लगभग हम देख पा रहे हैं कि 42 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। इसमें पर्टिकुलर यूकॉन में 33,000 है, अलास्का में 649,000 है। इस तरीके से अगर हम टोटल देख रहे हैं तो ये एक तरीके से प्रेजेंस यहाँ पे काफी अच्छी खासी है। आर्कटिक अगर मेल्ट होता है तो सबसे ज्यादा इस पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली डायरेक्ट इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन ये भी अपनी इंटरेस्ट की वजह से आर्कटिक को प्रोटेक्ट करने की ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने भी अपने इंस्टीट्यूट्स को यहां पे सेटअप किया है, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन में ये ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, जिसका रिजल्ट आप अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है जिस वजह से आर्कटिक आइस जो है बहुत फास्ट रेट से मेल्ट हो रही है। इसके अंदर में कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएसए जैसी स्टेट्स हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इसको हम यहाँ पे बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर में ऊपर से आने वाली, यानी अगर इसको हम अर्थ कंसीडर करें तो यहां से नॉर्थ पोल से, और ये इसे, यानी नॉर्थ पोल हमारा ज्योग्राफिकल ये है, लेकिन यहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेट का, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ज्योग्राफिकल यहाँ पे साउथ पोल है। तो यहाँ से नॉर्थ पोल मैग्नेटिक से, यहाँ से ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चलती है, यहाँ से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चलती है। यहाँ पे हमारा सन है, तो सन से आने वाली लाइट को ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ट्रैप कर लेती है, और ट्रैप करने के बाद ये फॉल करती है हमारे आर्कटिक के ऊपर में, जिस वजह से इस तरह का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। इन्होंने ये अपना सारा सेटअप किया था। स्पेशली हम बात कर रहे हैं आर्कटिक काउंसिल की। आर्कटिक काउंसिल इसलिए बनाया गया था कि हम लोग इसमें रिसर्च करेंगे, और रिसर्च 1996 में इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, और इसके अंदर में आर्कटिक रीजन, इंडिजिनियस पीपल और काफी सारी जो स्टेट्स हैं, स्पेशली ये 8 स्टेट्स इसके अंदर में हैं जो इसके ऊपर डिटेल स्टडी कर रही हैं। लेकिन फिर भी हम इस जो बढ़ते हुए प्रॉब्लम है इसको रोक नहीं पा रहे हैं। डेफिनेटली ये कंट्रीज भी अपने अपने लेवल पे एफर्ट डाल रही है, लेकिन शायद उस लेवल पे हमारे एफर्ट शायद नहीं डाल पा रहे हैं जिस लेवल पे हमें अभी एट प्रेजेंट डालने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए इस साल के मेंस में। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इस तरह का कंसर्न अभी रिसेंटली जनरेट हुआ है, और ये रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्कस द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द आर्कटिक बिकमिंग आइस फ्री। आर्कटिक अगर आइस फ्री हो जाएगा तो उसमें क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हाउ डज द एल्बिडो इफेक्ट प्ले अ रोल इन एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंज इन दिस रीजन, सजेस्ट मेजर टू मिटिगेट दीज स्टेप्स। तो आपको सबसे पहले इसका इंपैक्ट बताना है। एल्बिडो इंपैक्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि 90% तक सनलाइट वापस बैक हो जाती है, लेकिन अगर आइस ही नहीं रहेगी तो सारी की सारी जो सनलाइट है हमारे पानी के ऊपर पड़ेगी, और वाटर जो है बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है हीट का, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और पूरे के पूरे साइकिल में ये टेम्परेचर फैल जाएगा, यानी पूरे वर्ल्ड में ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे साइक्लोनिक कंडीशंस आ सकती हैं। यहाँ पे इवेपोरेशन की वजह से क्लाउड बनेंगे तो रेनफॉल आ सकती है, और ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आ सकती हैं। इसके अंदर में सी लेवल राइज कर सकता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के अंदर में जो सी लेवल होता है वो सी जो होता है एक्सपैंड करता है, और जब सी एक्सपैंड करेगा तो डेफिनेटली सी लेवल ये बढ़ जाएगा, तो सीवियर कंडीशंस हो सकती हैं, डिजीजेस फैल सकती हैं, और जो हाई टेम्परेचर रीजन से जो डिजीजेज होती हैं, कंडीशन में जो डिजीज होती हैं वो भी इससे फैल सकती हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन को आंसर को देना है आपको। 250 वर्ड में एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार हमारे मेंस और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूपीएससी की हम यहाँ पे बात करें।
और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।